हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम एक कर्व को पढ़ेंगे, डिमांड कर्व को, और समझेंगे कि यार ये क्या कहता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, किस लिए है, ठीक है, किन किन के बीच में है। तो चलो शुरू करते हैं ना। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी जो डेफिनेशन ये है कि ये जो है रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसके बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। कौन करता है? डिमांड कर्व। तो हम डिमांड कर्व में वही चीज़ ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कैसे जो प्राइस है वो डिमांड को चेंज करती है या शेप करती है। और दूसरा एक टर्म और हम साथ में याद रखेंगे कि ये जो है ना सेथरिस पेरिबस, इसका मतलब है कि ऑल अदर वेरिएबल्स आर टेकन एज कांस्टेंट। अब आप बोलोगे कि यार डिमांड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस की वजह से भी वेरी करे, हो सकता है वो इनकम की वजह से भी वेरी कर सकती है, रीजन टू रीजन, कंट्री की वजह से भी वेरी कर सकती है, जैसा हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो हाँ, आपकी बात सही है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, डिमांड कर्व पढ़ते हैं, तब हम उसमें अजम्पशन लेके चलते हैं कि हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेंगे। हम कांस्टेंट क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं जिससे हम क्लियरली दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ। अगर तीसरी क्वांटिटी आ जाएगी तो यार वो फिर इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश नहीं होने देगी ना, क्योंकि फिर उसका भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो बाकी सारी क्वांटिटीज़ को जो उन्हें रियल लाइफ में अफेक्ट करती हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। क्योंकि यार देखा जाए तो ये हम थ्योरी ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो थ्योरीज में हम मान सकते हैं कांस्टेंट, ये चीज़ है। फिर अब जो है आ जाओ डिमांड कर्व पे। तो डिमांड कर्व ये कहता है कि यार प्राइस को हम वाई एक्सिस पे हमने रखा और क्वांटिटी डिमांडेड को, यानी कि डिमांड को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे डाला। तो हमें एक कर्व देखने को मिलता है, हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है अगर हम बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखते तो। और वो ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। यानी कि इनके बीच में अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करूं तो इन्वर्स का रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो सॉरी प्राइस इसको कर रहा है शेप, तो यानी अगर प्राइस कम होगी तो ये बढ़ेगी। देखो इस बात पे ध्यान दो कि यहाँ पे जो डिमांड है ना वो प्राइस को शेप नहीं कर रही है, बल्कि प्राइस डिमांड को शेप कर रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर है। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में, यानी लॉ ऑफ डिमांड में। और जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये डिपेंड करता है प्राइस पे। ठीक है, चलो अगर हम एक्सेप्शंस को ना माने तो वैसे तो यार ये ग्राफ ना इन्होंने ऐसे बना रखा है। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तो वो कुछ ऐसे भी बन सकता है। ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने डिमांड को रख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे हमने प्राइस को रख दिया। तो ये ग्राफ ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो हम लेते हैं पॉइंट ए को, और यहाँ पे हमने मान लिया पॉइंट बी को। अब ध्यान से समझना, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए पे क्या है, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखो प्राइस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड है ये कितनी है, ये कम है ना। देखो ये इतनी है ना, बस डिमांड इतनी है,
लेकिन प्राइस जो है वो इतनी है, तो ज़्यादा है। लेकिन जब पॉइंट बी पे आए हम, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई प्राइस जो है वो तो कम हो गई, तो यहाँ पे हमारी डिमांड जो हो गए वो बढ़ गई। तो ये हमारा इन्वर्स का रिलेशन देखने को मिलता है। तो अब जो डिमांड कर्व है उसमें सिर्फ इतनी ही है, इतना ही है। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बताइए प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है डिमांड कर्व में। तो यार ये अच्छे से ध्यान रखना, इन्वर्स का रिलेशन है। इनका ग्राफ भी याद रख लो, क्योंकि ग्राफ भी डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको कंसेप्ट लर्न करने हैं अभी अच्छे से। थोड़ी थोड़ी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी आप लर्न कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, बट आपका फोकस कंसेप्ट्स पे होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कंसेप्ट्स पे ही रन करती है। बार बार वही कंसेप्ट बार बार हर जगह रिपीट होते हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमी का कोई सा भी हिस्सा हो। ठीक है, चलो। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कर्व है तो भाई सीधी सी बात है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिलेशनशिप दिखाता है हमारे प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, अब इस बात को ध्यान दो कि यहाँ पे हम सिर्फ जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोल देते हैं। और जब वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम एक साथ ले लेते हैं, और तब उनका मतलब उनके जो सारे डिमांड कर्व जो होते हैं वो कंबाइन कर देते हैं, वो हमारा कहलाता है क्यूमुलेटिव डिमांड कर्व। ठीक है, चलो, पर हमें वहाँ नहीं जाना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा कर्व हो गया। तो ये जो हमारा कर्व है ये टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप आ रही है, यहाँ पे भी जो स्लोप आ रही है, ये क्या आ रही है, ये डाउनवर्ड ही तो जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। देखा नहीं रे, ये नीचे जा रही है। और ये क्या है, ये डायरेक्ट नीचे नहीं जा रही, ये स्लोप के फॉर्म में जा रही है, यानी धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व भी बोल देते हैं। चलो, और बाकी इनमें इनवर्स का रिलेशनशिप बताया हुआ है, वो सब चीज़ें हैं। चलो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इसका मतलब क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब है कि डिमांड कर्व में जो दो हम फैक्टर्स देखते हैं, 2 फैक्टर्स देखते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। तो अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है। तो ये हमारा मूवमेंट हो गया ना डिमांड में। प्राइस में चेंज आया तो मूवमेंट हुआ, डिमांड में चेंज आया तो मूवमेंट हो गया। और ये जो डायरेक्ट है प्राइस क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब ये जो था ये सिर्फ हम डिमांड कर्व के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब है शिफ्ट्स ऑफ द डिमांड कर्व। अभी शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का क्या मतलब है, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब है कि अगर कोई हम एक्स्ट्रा फैक्टर ले लें, एक्स्ट्रा फैक्टर उसको हम कंसिडरेशन में ले लें, तब जो हमारा कर्व है वो कैसे शिफ्ट होता है उसके बारे में जानकारी हमारी शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व देता है। अब इसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये कोई फिक्स कर्व शो नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वांटिटी को हमने लिया, देखो मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूँ। बन जाए यार, क्या हो गया। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स और वाई, और यहाँ पे आ गई हमारी प्राइस, यहाँ पे आ गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। ठीक है, अब ये शिफ्ट तब होता है डिमांड कर्व में जब हम किसी और फैक्टर को भी प्राइस में, मतलब इस कर्व में इन्वॉल्व कर लेते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर इनकम ज़्यादा है लोगों की, और यहाँ पर इनकम जो है लोगों की कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इनकम ज़्यादा है तो जब प्राइस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है डिमांड कम होगी। पर अब क्योंकि लोगों की ऑलरेडी इनकम ज़्यादा है तो वो लोग क्या कर लेंगे, वो इस प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तरीके से अपनी डिमांड को कम करें। तो इससे क्या होगा, डिमांड कर्व रहेगा तो वैसा ही स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, बट वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। हल्का पड़ने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, लेकिन मान के चलो अगर किसी कंट्री में इनकम या किसी ग्रुप में इनकम कम है, और वहाँ पे आपने अगर प्राइस बढ़ा दी,
तो भाई साहब ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंज आएंगे यहाँ पे जो है, ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकम कम है, लोग ऑलरेडी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, स्लो चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा है, वो ऑलरेडी अफोर्ड कर पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर लोगों की इनकम कम है, वो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ों को, और आपने प्राइस और बढ़ा दी तो उनके लिए और दिक्कतें हो जाएंगी। तो फिर ड्रास्टिकली डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो गिर सकती है, अगर हम और बाकी के एक्सेप्शंस को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो। समझो इस बात को, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? हमें जो है शिफ्ट देखने को मिली। शिफ्ट किन चीजों में देखने को मिली? देखो, एक सेकंड में बस समझाता हूं। शिफ्ट हमें देखने को मिली हमारे डिमांड कर्व में। अब आई बात समझ में कि हम किस शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे? तो वो शिफ्ट थी हमारे डिमांड कर्व की। और डिमांड कर्व है क्या? ये डिमांड कर्व ये वाली लाइन ही तो है, ये देखो, डिमांड कर्व हमारी ये वाली लाइन ही तो है जो रिलेशनशिप बता रही है कि कैसे प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाता है। और यही जो शिफ्ट हुआ है इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इस लाइन को हटा देता हूँ, बड़ी बेकार लग रही है। इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। और ये क्यों हुआ शिफ्ट? ये शिफ्ट तब हुई जब हमने बाकी के फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया, इसीलिए हुई है ये शिफ्ट। ठीक है, चलो। ऑकर्स व्हेन फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो प्राइस चेंज हो रही थी तो उसकी वजह से डिमांड करवाया जा रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, बाकी के फैक्टर्स भी चेंज करा दिए। जैसे कि हमने इनकम को चेंज करा दिया, तो इनकम को चेंज कराने से क्या असर पड़ेगा वो हमने देखा। तो एक शिफ्ट आई हमारे डिमांड कर्व में। ठीक है, तो आई होप यार तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ये था हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फिर इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कॉज द एंटायर कर्व टू मूव राइट, इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्ट इन डिक्रीज इन डिमांड। अब देखा, मतलब बिल्कुल ही चीज़ों को चेंज कर सकता है। या तो आपके फैक्टर्स को चेंज करने की वजह से या तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड या डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि हम प्राइस को ना मेन फैक्टर लेकर चल रहे हैं और डिमांड को भी मेन फैक्टर लेकर चल रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि डिमांड कम ही होगी। अब वो किस तरीके से कम होगी वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे इनकम पे डिपेंड करता है, और हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, जो अपनी डिमांड है उसको कम करने की जगह बढ़ा देंगे। इसको हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी उनके लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, बट क्योंकि हमें इकोनॉमी के कंसेप्ट पढ़ने हैं तो हम सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, चलो। फैक्टर्स दैट कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड कर्व में शिफ्ट ला सकते हैं। पहला तो हमने देखा कि यार इनकम तो ला सकता है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, और देखा आपने कंज्यूमर इनकम के चेंज होने की वजह से कैसा चेंज आया। ठीक है, चलो। फिर है चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा है ना, कभी कभी लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो वो शिफ्ट करते हैं दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। तो ये क्या है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई। प्रेफरेंस का मतलब है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, प्रायोरिटी। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब गर्मियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं, समर क्लोथ्स खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि पजामेज हो गए, शॉर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, हाफ टी शर्ट्स हो गई। ठीक है, और यही सब। लेकिन जैसे ही विंटर आती है तो हम क्या करते हैं, विंटर्स के क्लॉथ्स को खरीदते हैं। जैसे कि हमारे गर्म पजामे हो गए, जैकेट हो गई, स्वेटर हो गए,
फुल स्लीव्स शर्ट हो गई, फुल स्लीव्स टी शर्ट हो गई, ये सब खरीदते हैं। तो देखा आपने कैसे हमारी प्रेफरेंस चेंज हो गई, और फिर से जब समर्स आती हैं तो फिर हमारी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। तो हाँ, हमारी जो प्रेफरेंस है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डिमांड के लिए। तो वो भी एक फैक्टर है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब लोगों की प्रेफरेंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है। अब यार देखो, डिमांड जो है वो प्रेफरेंस की वजह से चेंज हो रही है, और प्रेफरेंस जो है वो हमारी और भी कई सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है। जैसे कि प्रेफरेंस को कौन कौन शेप कर सकता है? हमारा वेदर हो गया, या क्लाइमेट बोल लो, ठीक है, हमारी सोसाइटी हो गई। अब अगर अगर आप इंडियन सोसाइटी में रहते हो तो आपने देखा होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो इंडियन अटायर्स को ख़रीदना पसंद करते हैं फेस्टिवल सीजन्स में, ठीक है, या फिर कोई भी एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो गया। लेकिन अब जब आप किसी वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे इन इंडियन अटायर्स की और इंडियन कस्टम्स की जो डिमांड है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ के कस्टम्स अलग हैं। ये चीज़ हो गई। तो हमारी जो सोसाइटी है वो भी शेप करती है, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, कोई इवेंट हो गया, उससे भी हमारी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। मान के चलो, अच्छा यार अभी से ना 10 साल पहले की बात है, ये जो मैगी है, जो अभी मैगी आती है, उसमें पता नहीं कुछ कीड़ा वगैरह कुछ निकल गया था। तो लोगों ने क्या किया था, मैगी का जो डिमांड थी वो बहुत ड्रास्टिकली मतलब कम हो गई थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे फिर नई नई ब्रांड्स आ गई थी। तो लोगों ने क्या किया था, शिफ्ट कर लिया था, जैसे यिप्पी हो गई और पतंजलि मैगी हो गई, वो सब। तो किसी इवेंट की वजह से भी लोगों की प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो सकती है, ठीक है। और प्रेफरेंस को चेंज करने वाले और भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गई, ये सब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पर आज हम बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाने वाले, मैं बस आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि हाँ, ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। चलो, फिर है प्राइस चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो हमारा डिमांड है उसको कौन चेंज कर सकता है? हमारा प्राइस चेंज जो है वो भी हमारे मतलब सब्स्टिट्यूट्स हो गए या कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, उनकी जो प्राइस है वो भी हमारे किसी प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज कर सकती है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर देगी, और प्राइस आपको पता ही है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज करती है, ठीक है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स नहीं पता तो पिछले वाले लेक्चर में जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या हैं और ये कैसे हमारी प्राइस चेंज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ। सीमेंट है, सीमेंट क्या है, लाइमस्टोन से बनना है। अगर लाइमस्टोन की प्राइस बढ़ेगी तो सीमेंट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या करेगा, जो बढ़ी हुई प्राइस है वो बायर को ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसलिए उसके लिए प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे अपना फिक्स नंबर ऑफ प्रॉफिट करना है ना। मान के चलो, सीमेंट की प्राइस पहले थी 100, जिसमें से 50 प्राइस थी लाइमस्टोन की, और वो अपना 50 का क्या कर रहा था, 50 का प्रॉफिट कर रहा था। लेकिन अब लाइमस्टोन की प्राइस हो गई 75, तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा सीमेंट की 125। तो अब भी उसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो अपने प्रॉफिट में कमी नहीं लेना चाहता। कौन नहीं लेना चाहता? एंटरप्रेन्योर। उसको अपना फिक्स ना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है। कुछ हो सकता है अगर रियलिटी में देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर्स बाकी सारी कंडीशंस को देखते हुए अपने प्रॉफिट पे थोड़ा सा बर्डन ले लेते हैं, बट मोस्टली हमने देखा है कि प्राइस बढ़ती ही है गुड की। अब यहाँ पे सीमेंट हो गया, तो जैसे ही लाइमस्टोन की प्राइस बढ़ी, क्योंकि सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन से ही बनता है, ठीक है, लाइमस्टोन वन ऑफ द कंपोनेंट्स है सीमेंट का। तो जब इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी भी प्राइस बढ़ गई सीमेंट की, है ना। तो प्राइस चेंजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जो हमारा, अब यार आप ना कमेंट करके बताना, जो लाइमस्टोन है वो सीमेंट का क्या सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है।
फिर है चेंजेस इन मार्केट साइज और डेमोग्राफिक्स। वही है, मार्केट साइज में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा। अगर छोटे मार्केट है तो कम डिमांड है, बड़े मार्केट है तो ज़्यादा डिमांड होगी। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। फिर है डेमोग्राफिक्स। मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन में अगर आपकी चेंज आता है, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन है वो, उसकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, उसके कस्टम्स अलग हैं, और अगर कोई वेस्टर्न पॉपुलेशन है उसके प्रेफरेंसेस और कस्टम्स अलग हैं। तो डेमोग्राफिक में चेंज आने से भी हमारी डिमांड कर्व में चेंज आ सकता है। फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब इसको हम बोल देते हैं स्पेक्युलेटिव इफेक्ट। ये हम एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। तो अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है कि यार फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी, तो वो क्या करते हैं, वो बाय करने लग जाते हैं। मान के चलो, आपको मैं एग्जांपल देता हूं स्टॉक्स का। ये तो तुमने देखा होगा कि यार स्टॉक्स में जब प्राइस बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आगे जाके उसकी प्राइस और बढ़ेगी, और फिर वो क्या करेंगे, उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे तो लोगों को प्रॉफिट होगा। देख रहे हो? तो जब स्टॉक्स होता है, जब हम स्टॉक्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिमांड कर्व में काफ़ी थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में भी आ जाता है क्योंकि स्पेकुलेटिव इफेक्ट का एग्जाम्पल है। और ध्यान दो कि स्पेकुलेटिव इफेक्ट जो है वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है किस चीज़ का? वो एक्सेप्शन है डिमांड कर्व का, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा बताता है बात को। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। भाई ये क्या बात होगी? ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है इन दोनों में। तो ध्यान दो, एग्जाम्पल देता हूँ आपको स्टॉक्स का। ये कोई कंपनी है ए, और ये उसके स्टॉक्स की प्राइस है और उनकी डिमांड है। तो जब प्राइस यहाँ पे थी, यानी प्राइस कम थी, तो डिमांड भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों ने फिक्स पैटर्न देखा। और वो पैटर्न लोग ये देख रहे हैं कि भाई इसकी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती ही जा रही है, इसकी प्राइस समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी बढ़ेगी। तो लोगों ने क्या किया, इसको खरीदना चालू किया, क्योंकि अभी वो खरीद लेंगे और बाद में जाके जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो बेच देंगे, तो उन्हें तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। मान के चलो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ थी और यहाँ पे हो गई 200 रुपीज़। तो जिसने इंसान ने 100 रुपीज़ पे खरीदा होगा, और जब उसने 200 रुपीज़ से बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? तो उसे प्रॉफिट तो 100 रुपीज़ का हो गया ना। तो इसी स्पेकुलेटिव इफेक्ट को कंसिडरेशन में लेते हुए हमारा डिमांड कर्व है ये उसका एक्सेप्शन बन जाता है, और लोग अपने ऐसे डिसीजन भी लेते हैं। जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आपने थोड़ा भी आइडिया होगा आपको स्टॉक्स का, तो आपने देखा होगा कि उन्हीं स्टॉक्स में लोग ज़्यादा प्रेफर करने की कोशिश करते हैं जिनका एक लीनियर ग्रोथ डिमांड होती है, यानी कि उनकी मतलब लीनियर प्राइस इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि लोगों को पता है इसकी प्राइस अभी बढ़ रही है तो आगे जाके भी बढ़ेगी। देखो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है बिटकॉइन। समय के साथ साथ बिटकॉइन जो है उसकी प्राइस, अब बिटकॉइन कोई स्टॉक नहीं है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके बारे में हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही है समय के साथ साथ। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है फिर मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि यार इसकी आगे जाके जब प्राइस बढ़ेगी और हम इसको बेच देंगे तो हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, इस वजह से। चलो, तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स थे जो शिफ्ट ला सकते हैं हमारे डिमांड कर्व में, और लाते भी हैं। आपने देखा जैसे यहाँ पे ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स था और ये अब स्लोपिंग अपवर्ड्स हो गया है, मतलब बिल्कुल ही भाई बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो ये है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड पार्ट 2, और इसमें हम पढ़ेंगे हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि यार बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो उन्हीं एक्सेप्शंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, समझो उस बात। वेबलिन इफेक्ट। तो जो वेबलिन गुड्स होते हैं
ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं वेवलेन इफेक्ट को। अब वेवलेन इफेक्ट क्या होता है, कभी कभी देखा है कि कुछ लग्जरी गुड्स जो होते हैं उनकी जो ज़्यादा प्राइस होती है, जितनी ज़्यादा उनकी प्राइस होगी उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड भी होती है, तो इसी को हम वेवलेन इफेक्ट बोल देते हैं। अब ये स्पेकुलेटिव इफेक्ट से डिफरेंट है, मैं बताता हूँ क्यों है डिफरेंट। ये स्पेकुलेटिव इफेक्ट से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इन महंगी चीज़ों को इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि ये महंगी चीज़ जो है वो उनको सोशल डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कर रही है या प्रेस्टीज प्रोवाइड कर रही है। सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब है कि वो उनको सोसाइटी में बिल्कुल अलग खड़ा करती है, यूनिक बनाती है उन्हें, ठीक है, या उन्हें प्रेस्टीज प्रोवाइड करती है कि हाँ यार ये है कोई अमीर इंसान क्योंकि इसके पास ना ये प्रोडक्ट्स हैं। देखा है ना, अ, हम कैसे जिस किसी के पास अगर रोलेक्स की वॉच होती है या रोल्स रॉयस की कार होती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये इंसान अमीर है, ये इंसान अलग है ना। तो वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास नहीं होता। यही चीज़ उसको ना बाकियों से अलग खड़ा कर देती है और बाकियों से अलग कर देती है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं, जो ये वेवलेंट गुड्स होते हैं ये महंगे आइटम्स होते हैं जिनकी जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ही उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, और जितनी ज़्यादा इनकी वैल्यू होगी तो जो इनको ओन करेगा उसकी भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू हो जाती है सोसाइटी में, ठीक है। अब वो वैल्यू सिर्फ हो सकता है कि लोगों की साइकोलॉजी में ही एग्जिस्ट करती हो, बट वो एग्जिस्ट करती है, और इसी वैल्यू के लिए लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे कि एक रोलेक्स की वॉच, एक बड़ा सा घर, एक महंगी गाड़ी, है ना, महंगे कपड़े, ये सब, एक महंगा डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें प्रेस्टीज प्रोवाइड करती है, वो उन्हें अटेंशन गेन करने में मदद करती है, ठीक है, वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने में मदद करती है, वो उन्हें अच्छा महसूस होने में मदद करती हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से जो इफ़ेक्ट हमें शो देखने को मिलता है वो है वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट क्या होता है कि रिच पीपल जो होते हैं जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होती है उसको ज़्यादा उतना ही खरीदते हैं, उसके तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू की जाती है सोसाइटी में। फिर एक गिफिन गुड्स, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। तो गिफिन गुड्स को हम बोल सकते हैं गिफिन इफेक्ट। इनकी वजह से जो इफेक्ट आता है उनको हम गिफिन इफेक्ट बोलेंगे। गिफिन गुड्स वो सस्ते आइटम्स होते हैं जिनकी जब प्राइस बढ़ती है तो उनका कंजप्शन भी बढ़ता है। ये भी एक डायरेक्ट सिनेरियो दिखाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। जब वीट की प्राइस बढ़ती है तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो आगे जाके और महंगा हो जाएगा, तो इसलिए ना इसको स्टॉक करके रख लो, होर्डिंग कर लो इसकी। होर्डिंग का मतलब है बहुत सारा अमाउंट में इसको पहले से ही खरीद के रख लो, स्टोर कर लो, स्टोर इन लार्ज अमाउंट, इसी को होर्डिंग बोलते हैं, स्टोर इन लार्ज अमाउंट। इसको रख लो जिससे कि आगे जाके अगर इसकी प्राइस बढ़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमने ये देखा है कि जो गिफिन गुड्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ने लग जाती है तो लोगों को ये लगता है कि इनकी प्राइस और आगे जाके बढ़ेगी तो अभी ही इनको और ज़्यादा खरीद लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, बुक से उठाया मैंने। आयरिश फेमीन जब हुआ था तो उसमें ना पटेटो की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, तो लोगों ने पटेटो का कंजम्पशन ही और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, और ज़्यादा खरीदने लग गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार ये तो और आगे जाके और महंगा हो जाएगा, तो इससे बढ़िया है इसको और अभी से ही ज़्यादा खरीद लो। तो ये था। और तो जो सस्ते आइटम्स होते हैं इन्हीं को गिफिन गुड्स बोला जाता है, और जब भी मार्केट में प्राइस बढ़ती हैं
तो गिवन गुड्स का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये सस्ते आइटम्स होते हैं ना। तो अगर सस्ते आइटम की थोड़ी सी प्राइस बढ़ भी गई तो वो भी बाकी गुड्स के कंपैरिजन में भी सस्ती ही रहती है। और फिर लोगों की अगर इनकम भी कम होती है किसी अनफॉर्चुन इवेंट की वजह से, तो भी फिर लोग इन्हीं की ज़्यादा कंजप्शन करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। तो भाई वेबलेन इफेक्ट और गिफिन इफेक्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। वेबलेन इफेक्ट, जितने ज़्यादा महंगा प्राइस होगा उतना ज़्यादा लोग उसे परचेज करने के लिए ट्राई करेंगे। गिफिन गुड्स, जितना सस्ता प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा लोग उसे परचेज करने की ट्राई करेंगे या करेंगे। तो ये हमारे एक्सेप्शंस थे, क्योंकि यार ये हमारे डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करते। देखा, वेबलिन गुड्स भी बिल्कुल डायरेक्टली है प्राइस और डिमांड के बीच में, और गिफिन गुड्स भी बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये है। अब है हमारा स्पेकुलेटिव इफेक्ट, जिसको हमने पढ़ लिया था कि जब लोगों को लगता है कि यार फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो वो उसे और ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, और उसको खरीद के रखना चाहते हैं। तो मैंने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दिया था आपको, स्टॉक मार्केट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस आगे जाके बढ़ेगी, तो उसे खरीद के रख लेते हैं, जिससे कि वो आगे जाके उसे बेच पाएँ और प्रॉफिट कमा पाएँ। चलो, फिर है एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व को हम पढ़ते क्यों? डिमांड कर्व को हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम, सबसे पहली बात है तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी कर पाएँ और समझ पाएँ कि यार ये दोनों एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करती हैं, या फिर प्राइस डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। दूसरा, कंबाइंड विद सप्लाई कर्व्स डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखो, अभी हमने सप्लाई कर्व पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम सप्लाई कर्व पढ़ लेंगे तब हम एक और नया कंसेप्ट पे आ जाएंगे, वो है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम समझने के लिए, और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है वो पता करने के लिए भी हमारा जो डिमांड कर्व है उसका पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मिलेंगे तो हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आएगी। फिर है, ये बिजनेसेस को हेल्प करता है उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मतलब, अरे यार कुछ नहीं है, प्राइस सेट करना, बस इसी को प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो डिमांड कर्व जो है वो बिजनेसेस को हेल्प करेगा अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यार ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे वो अपने प्रोडक्ट को मार्क करें कि ऐसी डिमांड आए कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें यहाँ कहीं बीच में मिलेगा। प्राइस ज़्यादा होगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, प्राइस बिल्कुल कम होगी तो हो सकता है उन्हें लॉस हो, है ना, क्योंकि हो सकता है ना प्राइस जो है वो कम हो कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आया है वो। तो इसीलिए डिमांड कब है उन्हें हेल्प करेगा एक ऐसी वैल्यू ढूंढने में यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव हो सके। तो इन्हीं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं, वो इसको स्टडी करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू एनालाइज मार्केट बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट चेंजेस। तो जो डिमांड कर्व है ये क्या दिखाता है? ये डेटा तो दिखाता है। तो इसी डेटा को स्टडी करते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जिससे कि वो मार्केट बिहेवियर को एनालाइज कर पाएँ कि कैसे मार्केट में फेरबदल होती है, कैसे मार्केट में डिमांड की चेंजेस होती हैं, और इसी को वो स्टडी करके आने वाले फ्यूचर में जो चेंजेस हैं उनको प्रिडिक्ट कर पाएँ। अब प्रिडिक्ट करना क्यों ज़रूरी है? प्रिडिक्ट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम उन चीज़ों पे कंट्रोल बिठा पाएँ, क्योंकि अगर वो हमारे कंट्रोल में होंगी तो वो हमारे तरीके से चलेंगी,
और अगर हमारे तरीके से चलेंगी तो सीधी सी बात है ना, फिर हमारे लिए ही वो प्रॉफिट अर्न होगा, हमारे लिए प्रॉफिट क्रिएट करेंगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी अगर हमारे हिसाब से चलेंगी तो। ये चीज़ होती है। तो इसीलिए ये प्रेडिक्ट करना कि एक इकोनॉमी में क्या होने वाला है आगे जाके, या एक कंपनी की क्या पॉलिसीज़ होने वाली हैं और उन पॉलिसीज़ से उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में क्या चेंज आएगा, इस इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। ठीक है। और जो डिमांड कर्व है वो बस एक सिक्का है, मतलब वो, मैं मान के चलो, एक छोटा सा हिस्सा है पूरी इकोनॉमी का, जिसको इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं हमारी पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी में गर्मियों के कपड़ों की डिमांड होती है, सर्दियों में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड होती है। तो यार इस पैटर्न को स्टडी ही किया हो गया होगा ना इकोनॉमिस्ट के द्वारा, तभी तो हमने ये पैटर्न को नोटिस किया और उसके हिसाब से अडेप्ट किया। तभी तो देखा नहीं है मार्केट में सर्दियों के समय गर्मियों के कपड़ों की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और नया स्टॉक नहीं आता। अगर आप मार्केट में गए हो और आपने दुकानदारों से बात करी होगी, आपको पता होगा कि वो लोग बोलते हैं कि यार अभी नया स्टॉक नहीं आया है, अभी गर्मियों को वाला कपड़ों का स्टॉक नहीं आया है, वो आएगा बाद में। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। तो इन्हीं पैटर्न्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम चेंजेस को पता लगा सकें और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। अब कोई दुकान वाला है, उसे ये चीज़ पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा भाई, सीधी सी बात है, वो गर्मियों के कपड़े ही खरीदता रहेगा, वो कभी सर्दियों, तो उससे क्या होगा, उसे लॉस हो जाएगा सर्दियों में, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं गर्मियों के कपड़े सर्दियों में। ये है, या फिर खरीदेंगे तो बहुत कम खरीदेंगे, तो उसका लॉस हो जाएगा, ये चीज़ है। फिर है असिस्टेंट कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी वही चीज़ आ गई। पता है प्राइस इलास्टिसिटी अपने आप में एक नया टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पता है हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि हम प्राइस में चेंज करने से, प्राइस में अगर हम चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें क्या बताता है कि प्राइस के कितने चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ भाई सीधी सी बात है, इसका यूज़ है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, ये है। तो अगर किसी कंपनी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने आपको बताया था ना, उसे डिमांड कर्व में ऐसी प्राइस चुननी पड़ेगी जो उसको, ना तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट पे ले जाए, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस है, उसे बीच में ऐसी कहीं कोई प्राइस चुननी होगी जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। ठीक है। तो वही प्राइस इलास्टिसिटी हमारा बताता है कि ऐसी कौन सी प्राइस है कि जिस पे जो कंपनीज है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ड्राइव करेंगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी भी कई टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिमांड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।